स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर नंबर 3 जो आपका है मनी एंड क्रेडिट, इसको स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और इस चैप्टर में अभी तक हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं उनको एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जो है उसके लिए एसेशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या आपकी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कब पॉसिबल होगा? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो मौजूद रहेगा। क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? व्हेन बोथ पार्टीज बायर एंड सेलर आर एग्री टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स या ईच अदर प्रोडक्ट्स, देन इट इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। और इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्या है बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं। तो देखो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के लिए एसेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तब तक बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पॉसिबल नहीं है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू को मेजर करना इजी कार्य नहीं है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो प्रोडक्ट हम एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं उनको स्टोर करना इजी कार्य नहीं है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में गुड्स है इनका ट्रांसफर है वो भी इजी नहीं है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में गुड्स को स्टोर करना इजी कार्य नहीं है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस के कारण किसका आविष्कार हुआ? मनी का। किसका आविष्कार हुआ? मनी का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? मनी। अब देखो मनी के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन याद करनी है। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विच इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज ए मनी। एनी आइटम या एनीथिंग विच इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज ए मनी। मनी के जो फॉर्म्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो आपके हैं एंशिएंट फॉर्म्स या इनको आप ट्रेडिशनल फॉर्म्स भी बोल सकते हो। एक आपके हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इनके नेम आपको ध्यान रखना है। एंशिएंट फॉर्म्स में हम सबसे पहले ग्रेन्स हैं उनका यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी के रूप में करते थे। ग्रेन्स के बाद में आपके जो कैटल हैं इनका यूज मनी के रूप में हुआ। उसके बाद में जो आपके गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर के जो कॉइन्स हैं उनका यूज मनी के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया जाने लगा था। मॉडर्न फॉर्म्स में हम पेपर नोट्स और जो आपके कॉइन्स हैं इनका यूज मनी के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कर रहे हैं। हमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स और मॉडर्न फॉर्म्स हैं इनको कंपेयर भी करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या ध्यान रखोगे? आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? हमें पता है
कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी हैं वो प्रीशियस मेटल से बने हुए हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी वर मेड ऑफ फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। और मॉडर्न फॉर्म्स हैं जिसमें आपके क्या रहे हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स, ये प्रीशियस मेटल से बने हुए नहीं हैं। ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं मनी के वो हमारे डेली यूज की थिंग्स थे, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स है वो हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली वस्तु थी, जैसे ग्रेन, कैटल, ये हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। जबकि जो मॉडर्न फॉर्म्स है उनका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं इनकी स्वयं की क्या थी, वैल्यू थी। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी हैड देयर ओन वैल्यू, जैसे गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है, उनका स्वयं का मूल्य आज भी और पहले भी था। कैटल है, इनका मूल्य उस टाइम भी था और आज भी है। इसी प्रकार आपके जो ग्रेन्स हैं उनका आज भी मूल्य है। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म के रूप में हम पेपर नोट्स और कॉइन्स का यूज कर रहे हैं, इनकी स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी या एडवांटेज ऑफ मनी। देखो पहले क्या था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था। अब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, मनी का यूज कर रहे हैं। मनी का यूज करने से हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं, क्या क्या एडवांटेज प्राप्त हो रही हैं। प्रेजेंट जो मॉडर्न फॉर्म्स है हमारे मनी के, उसके कारण क्या हुआ है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। सेकंड, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्ट कर रही है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, मनी इज इजीली एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट। पेमेंट के रूप में हमारे देश में मनी को आसानी से स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ मनी का मतलब क्या, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। मॉडर्न फॉर्म्स हैं या जो हमारी प्रेजेंट करेंसी है, इसका ट्रांसफर भी क्या है, इजी है। इसको स्टोर करके रखना भी क्या है, इजी कार्य है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। नेक्स्ट आज हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो आपका है वाई रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है, करेंसी है। जैसे जापान की करेंसी क्या है, येन है, ठीक है। बांग्लादेश की टका, इंडिया की रुपया, ठीक है। अमेरिका की डॉलर। हर कंट्री ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अपनी कंट्री की करेंसी है वो डिक्लेयर कर रखी है। इंडिया में किसको डिक्लेयर कर दिया, रुपया है उसको कर दिया, रुपी को कर दिया। अब देखने की बात ये है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी थे वो डेली लाइफ में काम आने वाले प्रोडक्ट भी थे, उनकी स्वयं की क्या थी, वैल्यू थी। मॉडर्न जो करेंसी है उसकी स्वयं की कोई वैल्यू भी नहीं है और डेली लाइफ में काम आने वाली वो प्रोडक्ट भी नहीं है। लेकिन फिर भी रुपी को वाइडली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया गया है, क्यों किया गया है, आपको 4 पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अथोराइज किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कौन काम करेगा, रुपी। ध्यान रखिएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर जो पेपर नोट्स हैं या जो करेंसी है उसको इश्यू करने की अथॉरिटी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास। किसके पास है, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश में जो भी करेंसी नोट्स हैं उनको इश्यू करने का जो वर्क है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, बिसाइड्स आरबीआई के अलावा नो एनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इश्यू करेंसी इन इंडिया। केवल आरबीआई क्या कर सकता है, करेंसी नोट इश्यू कर सकता है। आरबीआई के अलावा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वो करेंसी इशू कर ले।
अदरवाइज तो देखो सब लोग अपने घर में क्या है मिंट बना लेंगे, करेंसी को इश्यू करेंगे, अपने हिसाब से क्या है अपनी अपनी करेंसी वो चलाएंगे। फोर्थ पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो वैलिड डिक्लेयर किया गया है। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है वो इंडिया में रुपी में पेमेंट को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, रुपये में भुगतान को कोई भी व्यक्ति है वो हमारे देश में अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वाई रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन आवर कंट्री, राइट एनी फॉर रीजन्स। इंडिया में रुपया जो है इसको विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया, कोई 4 कारण आपको लिखने हैं। तो 4 कारण क्या हो जाएंगे, एक तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रुपये को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है अथोराइज किया गया है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर पेपर नोट्स हैं, इनको इशू करने की जो अथॉरिटी हो किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई के अलावा कोई भी, आरबीआई के अलावा कोई भी पर्सनल व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पेपर नोट्स या करेंसी उसको इश्यू नहीं कर सकता है। और इंडिया में कोई भी व्यक्ति है वह रुपये में पेमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा डिपॉजिट्स इन बैंक। ठीक है, यहां दो तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे। एक पॉइंट तो हम देखेंगे सेविंग, बचत। क्या होती है बचत? कुछ लोगों की इनकम क्या होती है, ज्यादा होती है, और उनके एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, आय ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, तो जो धनराशि बचती है उसको हम क्या बोल देंगे, बचत या सेविंग। डेफिनेशन क्या याद रखोगे, द पार्ट ऑफ इनकम, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, जिसका उपभोग नहीं किया गया, इज नॉन एज सेविंग। सेविंग क्या है, किसी भी व्यक्ति है उसकी इनकम है उसमें से हम क्या घटा देंगे, कंजम्पशन घटा देंगे, उपभोग को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। मान लीजिए राम की मंथली इनकम हो कितनी है, 50,000, और उसका मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो कितना है, 25,000, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 25,000। 25,000 इसकी क्या हो गई, बचत हो गई। अब ये जो सेविंग है इसको हम कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। और बैंक में जो हमने हमारा धन डिपॉजिट करवाया है उसको डिमांड होने पर कभी भी निकाला जा सकता है। इसलिए बैंक में जो भी हम डिपॉजिट करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन अबाउट डिमांड डिपॉजिट, द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक्स इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट। बैंक में जमा धन को हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। उसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, वेन एवर जब भी हमें क्या होगी, डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट हमारी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, डिमांड डिपॉजिट जो भी हैं उनसे डिपॉजिटर्स बोलते हैं वह व्यक्ति जो बैंक में धन जमा करवाता है, उसको क्या बेनिफिट है, या वाई पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स, लोग अपना धन वो बैंक में क्यों जमा करवाते हैं। तो ध्यान रखना, बैंक इज द सेफेस्ट प्लेस टू स्टोर मनी देन अदर प्लेसेज। हमारे जो भी स्थान है, घर में हम पैसा रख रहे हैं, चोरी होने का खतरा है, बैंक में अगर हमने पैसा रख दिया तो हमारा पैसा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, बैंक में जो भी पैसा हमने जमा करवाया वो हमें मिलेगा। सेकंड देखो, बैंक क्या करता है, हमने जो भी डिपॉजिट्स करवाया उस पर हमें क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्या प्राप्त होगा, हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा बैंक में जो भी हमने डिपॉजिट करवाया है उसको जब भी हमारी डिमांड होती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक में जमा धन को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट है, उस पर बैंक क्या करता है, अपने डिपॉजिटर्स को या अपने कस्टमर को चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो आप ध्यान रखना, एक तो रुपये इसको वाइडली मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया गया है, एक आपको ध्यान रखना है सेविंग किसे कहते हैं, एक आपको डेफिनेशन याद रखनी है डिमांड डिपॉजिट्स की, और एक आपको ध्यान रखना है बेनिफिट्स या एडवांटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो मनी और क्रेडिट वाला जो हमारा चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में अब बचा और क्या है, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक तो चेक के बारे में कि चेक क्या है, व्हाट इज चेक, और एक चेक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है जिनको लिखा जाता है। एक चेक से अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा, और लास्ट पॉइंट आएगा लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। इतना पढ़ने के बाद में हमारा मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचेगा कौन सा, क्रेडिट। तो मोटे तौर से आपको मनी वाला जो पॉइंट है उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लो। पहला पॉइंट क्या रखोगे आप, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। एक तो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या रखोगे आप, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जो शायद सबको क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट हम याद रखेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये भी सबको क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे व्हाट इज मनी, मनी की डेफिनेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, ट्रेडिशनल फॉर्म्स कौन कौन से हैं, मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो फॉर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक पॉइंट हम याद रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मुद्रा है उसकी क्या क्या विशेषताएं, मॉडर्न करेंसी की बात चल रही है। एक पॉइंट हम रखेंगे याद, रुपये इसको वाइडली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्यों एक्सेप्ट किया गया है। और नेक्स्ट आपका आज आ गया व्हाट इज सेविंग, व्हाट डू यू मीन अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स, राइट एनी फॉर एडवांटेज या बेनिफिट्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब केवल आपके 4 पॉइंट बचे हैं। 4 पॉइंट कंप्लीट होते ही हमारा मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।